विधानसभा उपचुनाव के लिए हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने भरा नामांकन। भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा, मुख्यमंत्री के अहंकारी और भय के चलते हमीरपुर में हो रहा उपचुनाव। देवभूमि हिमाचल गौ तस्करी से नहीं अछूता। मंडी जिला के बल के डडौर में युवकों ने पकड़ी गौवंश से भरी 2 गाड़ियां। 18 गौवंश को ले जाया जा रहा था श्रीनगर। वहीं मामले पर अधिकारियों ने बोलने से किया इनकार। बिलासपुर में बीडीसी सदर सदस्यों ने त्रैमासिक बैठक का किया बहिष्कार। बैठक में पहुंचे सिर्फ 4 अधिकारी। 30 से 35 विभाग के अधिकारी बैठक से रहे नदारद। समस्याओं का नहीं हो पा रहा समाधान। और प्रचंड गर्मी में बिजली न होने से सब डिवीजन रे की जनता परेशान। लोगों ने तपती गर्मी में विद्युत विभाग के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की विभाग से उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र दाखिल करवाने से पहले गांधी चौक पर रैली का आयोजन भी हुआ। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा। राजीव बिंदल ने तो 6 CPS का फैसला आने के बाद कांग्रेस सरकार के गिरने का दावा किया। हमीरपुर विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने नामांकन पत्र भरा। नामांकन दाखिल करवाने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जताने के लिए आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर से उन्हें समर्थन देगी। आशीष शर्मा ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बार अनदेखी के चलते उन्होंने 1.5 साल के अंदर ही विधायक पद छोड़ने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के द्वारा हमीरपुर की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया गया था, जिसके फलस्वरूप यह चुनाव आए हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा में उन्हें पूरा मान सम्मान मिल रहा है और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को 16,500 से अधिक मत की लीड दिलवाई गई। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के पक्ष में आगे भी इसी तरह अपने मत का उपयोग करेगी। बाकी पूरे राज्य में आपको पता है 9 लोग गए और परिस्थितियां इन्होंने बनाई, खुद बनाई मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे क्या हालात पड़े, आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि ऐसे कैसे आपने हालात पैदा किए। मैं यहाँ से चुना हुआ विधायक था, मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया गया। मिले नहीं, 11 महीने मिलने का समय नहीं दिया गया। बाहर बैठे रहते थे वहाँ पे उनके वहाँ पे सचिवालय में, तब भी नहीं मिलने का समय दिया। मजाक बनाया गया MLA इंस्टीट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया और हम अपने फैसले से संतुष्ट हैं। जो फैसला लिया है वो लोगों के हित के लिए लिया गया है, कोई निजी स्वार्थ के लिए लिया नहीं गया है। क्योंकि लोग भलीभांति जानते हैं, हमीरपुर की जनता जानती है कि कौन किसके मन में क्या है क्या नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष लोगों में रखेंगे। अभी लोकसभा के भी चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रत्याशी जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनको हमने यहाँ से करीब 16,000 मतों से बढ़त मेरी कंस्टिट्यूंसी से मिली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा है, वैसे ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा उनके समर्थकों और उनके कारोबारी दोस्तों पर दबाव की राजनीति की जा रही है, जो कि निंदनीय है। यह पहली बार है कि जब प्रदेश सरकार इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतना चाहती है। किस्म की राजनीति है प्रदेश में जो देखने को मिली है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे अहंकारी और ऐसे लोग इस सत्ता पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे, जिन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। कारोबार तो शुरू से, जब से वोट डाला है हमने राज्यसभा का, तब से इन्होंने कारोबार पे भी पूरा का पूरा बंद किया हुआ है। और भी कई चीज़ें कर रहे हैं ये जो जितना नीचा स्तर हो सकता है राजनीति का, वो इस बार चुनाव में देखने को मिला है। और ये इस घटनाक्रम के बाद देखने को मिला है। क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती है। जो संकीर्ण सोच के साथ ग्रस्त होता है, उसी व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ भी जो मेरे मित्र सज्जन हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई कारोबारी है, अगर किसी की छोटी शॉप भी है, हलवाई की शॉप भी है, तो वहाँ से भी सैंपल लिए जा रहे हैं, ये बोल के कि हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। इस तरह का जो चला हुआ चलन है, ये जवाब जनता देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के पास जो वोट डालने की ताकत है, वही एक जवाब होता है। और धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस सरकार के द्वारा दबाव की राजनीति को झेला है और मुख्यमंत्री के अहंकारी और भय के चलते ही अब हमीरपुर में भी उपचुनाव हो रहे हैं। और इस तरह का वातावरण रहा कि डर का और भय का माहौल बनाना, पुलिस का इस्तेमाल करना शादी वर्दी में,
कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर झंडे उखाड़ लें, रातों रात गायब कर दें। तो मैं तो निकल चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो ये मुझे लगता है पहली बार ऐसा माहौल जो है वो इस प्रदेश के अंदर बना, और उसी माहौल को देखते हुए जो है वो मुझे लगता है कि मेरे वहाँ धर्मशाला के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई नहीं, इसको हम जिता करके भेजेंगे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रदेश में मुख्यमंत्री की सरकार केवल अपने मित्रों की सरकार बनकर रह गई है और यही कारण है कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 68 में से 61 क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 6 CPS का फैसला आने वाला है, जिसके बाद यह सरकार भी गिर जाएगी और एक बार फिर से भाजपा सत्तासीन होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में हारे और उसके बाद भी वो खुश हैं, ये अजीब सा वाकया है। अपने अपने सारे मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। कोई जनता का फतवा है, 6 CPS बनाए, आने वाला है परिणाम, दोबारा वो भी आएंगे चुनाव के अंदर, इसलिए बहुत लंबा समय नहीं है। ये तो जनहित ना करने के कारण जाने वाले हैं, ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने तो अपने कर्म ऐसे किए जिसके कारण जाने वाले। प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार किया है। विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, न ही कोई सुविधा विद्यार्थियों को मिल रही है। यह आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने पत्रकार वार्ता में लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इकाई द्वारा मंडी विश्वविद्यालय की अहम मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता हुई। विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हर्षित मिन्हास ने मीडिया के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित मांगों को रखा। हर्षित मिन्हास ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने मंडी विश्वविद्यालय के साथ शुरू से ही सौतेला व्यवहार किया है। विश्वविद्यालय के कुछ विभागों में अभी तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। विभिन्न विभाग के छात्रों को गेस्ट टीचर्स से ही पढ़ना पड़ रहा है। जहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में 200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को मात्र 10 से 12 कर्मचारियों से काम चलाना पड़ रहा है, जिसमें आधे से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स पर भर्ती किए गए हैं। ऐसे में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रिजल्ट और परीक्षा शेड्यूल का पिछड़ना तय है। जैसे कि हम जानते हैं कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के साथ लंबे समय से जो वर्तमान प्रदेश सरकार है उसने जो है वो सौतेला व्यवहार सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ किया है। चाहे वो विश्वविद्यालय के दायरे को घटाने की बात हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति ना करने की बात हो, इस प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही जो है वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया है। विभाग हैं जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विभाग हुआ, MC विभाग हुआ या फिर लोक प्रशासन विभाग हो गया, इन विभागों में आज दिन तक जब से विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज दिन तक एक भी स्थायी टीचर की जो है वो नियुक्ति नहीं हुई है। इस हम देखते हैं कि जहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 300 से भी अधिक गैर शिक्षक कर्मचारी नियुक्त हैं, वहीं सरदार पटेल विश्वविद्यालय में बहुत ही कम गैर शिक्षक जो कर्मचारी हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको परीक्षा विभाग का उदाहरण दूं तो मात्र 12 ही गैर शिक्षक कर्मचारी जो है परीक्षा विभाग में कार्यरत हैं, जिसमें भी अधिकतम जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स पे भर्ती हुए हैं। ऐसे में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय जिसके अंडर एक समय पे 126 से भी ज्यादा कॉलेज थे, वो विश्वविद्यालय कैसे एक हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे 12 लोगों के द्वारा परीक्षा विभाग उसका चलाया जा सकता है। हर्षित ने कहा कि चुनावों के समय विश्वविद्यालय को मुद्दा बनाकर वोट ऐंठने का प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा किया गया। कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में भी विश्वविद्यालय को न्याय दिलवाने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन है, वहीं राज्य सरकार जिसने विश्वविद्यालय के दायरे को घटाया, विक्रमादित्य भी उसी मंत्रिमंडल में शामिल थे जहां से ये फैसला लिया गया था। हर्षित ने विक्रमादित्य सिंह से आग्रह किया है कि वे विश्वविद्यालय के मुद्दे को विधानसभा में उठाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और प्रदेश सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी परिषद की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अगर सरकार विश्वविद्यालय की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलनात्मक रुख भी अपना सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान दोनों ही दलों के द्वारा जितने भी राजनीतिक दल थे चुनावों के दौरान उन्होंने भरपूर जो है विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीति की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नाम पर जो है राजनीति की गई
और मैं विक्रमादित्य सिंह जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि विक्रमादित्य सिंह जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वे सरदार पटेल विश्वविद्यालय को जो है वो उसमें जो है शिक्षकों की भर्तियां करेंगे और विश्वविद्यालय के लिए उसका जो घटाया हुआ दायरा उसको बहाल करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा, ये राज्य सरकार का मुद्दा है, ये कोई केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है। और वही राज्य सरकार है जिस राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के दायरे को घटाने का जो है वो काम किया। जिस मंत्रिमंडल ने इस फैसले को दिया, जिस मंत्रिमंडल से ये फैसला पारित हुआ, उसी मंत्रिमंडल में उस वक्त जो है वो हमारे जो विक्रमादित्य सिंह जी भी मौजूद थे। तो विक्रमादित्य सिंह जी अभी विधानसभा में हैं और मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, उनसे अपील करूंगा, विद्यार्थी परिषद उनसे अपील करेगी कि वो विधानसभा में रहते हुए विधानसभा में जो है इस मुद्दे को उठाए और विश्वविद्यालय के मुद्दे को आगे लेके जाए और जो प्रदेश सरकार का जो एक रवैया है उस रवैये को बदलने का भी वो कार्य करें। वोट एकने का ही काम मात्र राजनीतिक दलों का नहीं होता है। जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा है आपको पूरा करना है। मंडी जिला में गौ तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। जिला के बल के डडौर में गौवंश से भरी 2 गाड़ियों को युवकों ने पकड़ा। गाड़ी में 18 गौवंश थे जिन्हें श्रीनगर ले जाया जा रहा था। वहीं इस मामले पर जब एसपी की पुष्टि लेनी चाहिए तो वो छुट्टी पर थी। एसपी ने डीएसपी से बात करने के लिए कहा, लेकिन डीएसपी ने मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। जिला के सुंदरनगर उपमंडल के डडौर के गांव यूरा में गौ माता से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा गया है। इन गौओं को श्रीनगर ले जाया जा रहा था। युवक शक्ति ठाकुर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि डडौर के पास गाँव यूरा में गौ माता को गाड़ियों में भरा जा रहा है और श्रीनगर ले जाया जा रहा है। दोपहर 3 बजे से इन गाड़ियों के पीछे वे लग गए। तकरीबन 9:30 बजे के करीब 2 गाड़ियों को स्थानीय युवकों ने नाका लगाकर पकड़ा। गाड़ियों में 18 गौवंश थे जिनमें बैल और गाय शामिल थी। जिन गाड़ियों में गौवंश को ले जाया जा रहा था वो गाड़ियां स्थानीय ही थी। युवक ने बताया कि 2 गौ तस्कर मौके पर फरार हो गए जबकि तीसरे को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, लेकिन उसे गांव वालों ने भगा दिया। उन्होंने कहा कि गांव वाले एकजुट हो गए और 5 युवकों की उनके आगे नहीं चली। युवकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए गौवंश को बचा लिया गया। युवक ने बताया कि गायों को रखने के लिए गौशाला भी फोन किया गया, लेकिन वहां पर पर्याप्त जगह न होने के चलते गौवंश को खड्ड किनारे ही छोड़ना पड़ा। युवक ने कहा कि हिंदू होकर लोग गौ तस्करी में लगे हुए हैं, पैसों के लिए अपने धर्म को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर जब एसपी की पुष्टि लेनी चाहिए तो वो छुट्टी पर थी। एसपी ने डीएसपी से बात करने के लिए कहा, लेकिन डीएसपी ने मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। भाइयों, कल हम मंडी गए थे, अपने ऐसे घूमते फिरते हुए गए थे मंडी, और वहाँ डडौर में, सुंदरनगर डडौर में गग्गल के पास से हमें गुप्त सूचना मिली कि ऐसे ऐसे भाई यहाँ से गौ तस्कर गाड़ियाँ भर रहे हैं गौ माता की और यहाँ से श्रीनगर के लिए ले जा रहे हैं उनको काटने के लिए। और इस सूचना के आधार पे हमने वहाँ पे नाका लगा दिया जी, और अपनी टीम जितने भी थे और लोकल वहाँ के जितने भाई थे हमने उनको कॉन्टैक्ट किया और 3 बजे से हम उनके पीछे लगे थे। दोपहर 3 बजे को हम उनके पीछे लगे थे और शाम को 9 साढ़े 9 बजे उनको हमने अपने कब्जे में लिया। 2 गाड़ियाँ ट्रक की पकड़ी, उनमें 18 गौवंश थे, 18 गौवंश थे और 10 बैल थे, 10 की 12 बैल थे और 7-8 गाय थी, 6-7 गाय थी। और गाड़ी भाई लोकल थी, दोनों गाड़ी लोकल थी। और जैसा कि 3 बंदे थे वो गौ तस्कर, 2 बंदे मौके से फरार हो गए, एक हमारे हाथ हमें आया, वो भी बाद में वहीं गांव के लोगों ने उसको भगा दिया क्योंकि वहाँ पे गांव वाले सारे एक तरफ हो गए थे और हम सिर्फ 4-5 बंदे थे। हमने क्या करना था, 4-5 बंदों ने, आप खुद सोचो, जब पूरा गाँव एक साथ इकट्ठा हो गया तब भी हमने कैसे ना कैसे करके वहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुलाया और वहाँ पे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई और हमने उनकी गाड़ियों को बॉन्ड करवा दिया गया और वो जो गौ तस्कर उनको उनके ऊपर अभी भी कार्रवाई चली हुई है। और ऐसे ऐसे सूचना मिलने पर हम वहाँ मौके पे पहुँचे और हमने जितने भी गौवंश थे उन सभी को बचा लिया। बता दें कि गौ तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और सजा का प्रावधान भी है, फिर भी बेखौफ तस्कर गौवंश को काटने के लिए बूचड़खाने ले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश भी अब गौ तस्करी से अछूता नहीं रहा है। पहले भी बल थाने के अंतर्गत ही गौ तस्करी करते हुए गाड़ियां पकड़ी गई थी। बिलासपुर बीडीसी सदर की त्रैमासिक बैठक बीडीओ ब्लॉक के सभागार में आयोजित हुई। काफी अधिकारियों का इस बैठक में न आना और समस्याओं का समाधान न करने को लेकर
बीडीसी अध्यक्ष सदर सीता देवी की अगुवाई में बैठक का बहिष्कार किया गया। बिलासपुर बीडीसी सदर सदस्यों ने त्रैमासिक बैठक का बहिष्कार किया। बीडीसी अध्यक्ष सदर सीता देवी ने बताया कि बैठक में सिर्फ 4 अधिकारी पहुंचते हैं, जबकि 30 से 35 विभाग के अधिकारियों को बैठक में बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 अधिकारी बैठक में ही आते हैं। एक तो 3 महीने के बाद इस बैठक को किया जाता है ताकि बीडीसी सदस्य लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका निपटारा करवा सके, लेकिन अधिकारी बैठकों में आते ही नहीं हैं, जिससे लोगों की समस्या वैसी की वैसी रह जाती है। वहीं आज सभी सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार कर आगामी रणनीति बनाने का निर्णय लिया। वहीं बीडीसी सदस्य अशोक कुमार ने बताया कि उनकी पंचायत में उनके कार्य को अनदेखा किया जा रहा है। हरनोड़ा पंचायत में चाहे पानी की स्कीम की बात हो, सड़क की हो या अन्य ग्रामीणों की समस्या की हो, विभाग लगातार अनदेखी करता आ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर विभाग की मनमानी को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। लगभग 4-5 महीने के बाद बैठक हो रही थी, लेकिन जब हम मीटिंग हॉल में जाते हैं तो हमारे देखने पे वहाँ पे हमें ये मिलता है कि वहाँ पे 4 या 5 अधिकारीगण वहाँ पे आए हुए थे। तो हमारे सामान्य सदस्यों ने कुछ इसका बहिष्कार किया और उसके बाद हम सभी 25 के 25 वहाँ से बैकआउट हो गए, क्योंकि हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमारे वीडियो साहब भी नहीं थे, क्योंकि उनकी एसडीएम के साथ कोई मीटिंग थी, तो वहाँ पे चले गए। तो मीटिंग का फिर कोई औचित्य ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे सामान्य सदस्य है वो 3 महीने के बाद बहुत आशाएं लेकर वहाँ मीटिंग में आते हैं, और वो भी लोगों की समस्या ही वहाँ पर लेके आते हैं, उनकी कोई पर्सनल समस्या नहीं होती है। अगर वहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन देते हैं हमें उसका आंसर नहीं मिल पाता है, 3 महीने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। कई अधिकारीगण तो यही बोल रहे थे कि हमें जी आज लेटर मिला, जबकि लेटर हमने 3 महीने पहले इन लोगों को इश्यू कर दिए हैं। तो हमारे जो सदस्य थे उन्होंने वहाँ से वर्कआउट किया और हमने भी इसका साथ दिया, और हम सब ने 25 के 25 ने वहाँ से वर्कआउट कर दिया। तो ऐसी बैठक में रहने से बेहतर है कि हम इसका वर्कआउट करें, क्योंकि मैं 6 विषयों को लेकर के पहले ही वर्कआउट करने की स्थिति में था, लेकिन सभी हमारे जो 25 के 25 जो सदस्य हैं उन सभी ने जो है वर्कआउट किया मेरे साथ में। और मैंने ऐसे कुछ विषयों को लेकर, क्योंकि मैं बड़े जब पहली हमारी बैठक हुई थी पंचायत समिति की जीतने के बाद, तो हम बड़े समय से कुछ विषयों को उठा कर चले थे। जैसे हमारे को बजट मिलना है तो बजट हमें कैसे मिले, हमारे को बजट हो हम काम करें, पंचायतें उसमें काम ना करें, क्योंकि क्लैश होता है, पंचायतों का काम है और हमारे काम में बीच में क्लैश होता है। लेकिन वीडियो साहब ने कहा कि क्लैश नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी है, जब उसमें के जो वीडियो थे। लेकिन उसके बाद वो क्लैश होना शुरू हो गया, क्योंकि पंचायतों को सीधा पैसा जाने लगा, उनके काम होने लगे और बीडीसी का जो फंड था वो रुकने लगा। इसको लेकर के हमने बार बार इनको कहा, लेकिन नहीं कुछ भी हुआ। बाद में हमने जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो ट्रेनिंग में हमने कहा कि हमारा जो पैसा आपने 1 साल पहले जो हमें पैसा दिया है वो 1 साल के बाद भी नहीं लग रहा, कारण क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो पैसा जो है अकाउंट में फंसा हुआ है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर सकते, ना उसको निकाल सकते हैं। 1.5 साल के बाद भी वो पैसा नहीं आया, तो हमने फिर से 1 साल का समय दिया। 1 साल के बाद भी वो पैसा नहीं आया तो हमने कहा कि उस पैसे को वापस ले लो और हम उसको दोबारा से लगाएंगे। लेकिन 1 साल बाद भी वो पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास। जो पैसा वापस नहीं आ रहा है तो हमने ये कहा कि अगर पैसा नहीं आएगा तो हम वर्कआउट करेंगे। हमने आज वर्कआउट किया है। इसके अलावा मेरी पंचायत क्षेत्र में सिंचाई की स्कीमों को लेकर के हमारी जो एनटीपीसी की सिडपा कॉलोनी है उस कॉलोनी को लेकर के मैं लगातार पंचायत समिति के माध्यम से लगातार प्रस्ताव भेज रहा हूँ। डीसी की हमने वहाँ पर इंक्वायरी करवाई है उस क्षेत्र की, और इवन पिछली सरकार के जो विधायक हैं उनको भी हम वहाँ लेकर के गए थे। लेकिन हुआ क्या है, उसमें वही ढाक के 3 बात हैं, उसमें कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।